Here we are continuing our previous integration topic. ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल्स के कैलकुलेशंस डिस्कस की थी. इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें हमारे पास लिमिट नहीं दी हुई होती. दो तरह के इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को बताए थे. एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है. डेफिनेट इंटीग्रल्स आर दोज इंटीग्रल्स in which limits are defined, that is lower limit and upper limit over here is defined. In indefinite integral, limit is not defined, but when we have an indefinite integral, and in indefinite integral at last we got the answer c, that is constant terms which we don't know. Now we in this exercise, in today's exercise, after solving the indefinite integral, this point is given, that is 2 comma 10 in the question, in the questions available in your textbook. So we are going to put these x and y values in order to find the value of this constant c. So what we are going to, so यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे. इससे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. फिर हम जो है उसको दोबारा से इस सॉल्यूशन को लिखने के बाद आखिर में प्लस c की जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हम यहाँ पुट कर देंगे. तो हमारे पास जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा. तो देखें हम इसको किस तरह से कर रहे हैं. पहले हमारे पास था 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 का इंटीग्रल लेना था हमें. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि 2 अपनी जगह वैसे ही होगा. x की पावर 3 का इंटीग्रल ये हो जाता है कि x की पावर 3 में एक ऐड कर दें तो 3 + 1 4 और डिवाइडेड बाई 4. तो 2 1 2 2 2 4, तो डिवाइड 1/2 रह गया, x की पावर 4. अच्छा, 3 एज इट इज, x की पावर 1 है, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो टोटल होगा उससे डिवाइड कर देंगे. तो 1 + 1 2 x² और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 d और इंटीग्रल आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये x यहाँ जो है वो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस c कांस्टेंट. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज 2 comma 10. x की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू 10 है in this equation, so that we can find the value of constant. हम क्या कर रहे हैं, x y की जगह 10 पुट कर दिया, x की जगह जहां जहां x था वहां 2 पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया. जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद इधर बचा 10, इधर बचा 24 प्लस से. ये 24 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. 10 माइनस 24, आंसर विल बी -14. तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया -14. ठीक है, तो कांस्टेंट की आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई. तो अब जब आप इसको पूरे लिखेंगे आंसर, तो आप आंसर में ये लिखेंगे y = 1/2 x की पावर 4 प्लस 3x² की डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x माइनस का 14. ये देखिए यहाँ पे देखें माइनस, पहले हम c लिखते थे, अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, दैट इज -14. कुछ और एक्सरसाइजेस डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन दिया होता है, जब हम उसको चेंज लेते हैं तो हम उसको डेरिवेटिव कहते हैं. और जब हमें चेंज दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो और ओरिजिनल फंक्शन निकालना हो, तो हम इसके लिए इंटीग्रेट करते हैं. दोबारा से बता रहा हूँ, जब हमारे पास फंक्शन दिया और उस फंक्शन के अंदर चेंज देखना हो तो हम डेरिवेट करते हैं. इंस्टेंटेनियस चेंज होता है डेरिवेटिव. और अगर हमारे पास चेंज दिया हुआ है और हमने वापस फंक्शन निकालना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं. आपको याद होगा कि रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इस तरह के फंक्शंस होते थे हमारे पास. उन फंक्शंस के अंदर चेंज देखना होता था तो हम उनके अंदर डेरिवेटिव लेते थे, यानी कि स्लोप निकालते थे, डेरिवेटिव एक तरह का. अब इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में क्या होगा, हमारे पास चेंज दिया होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन नहीं दिया होगा,
मार्जिनल रेवेन्यू दिया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट दी हुई होगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल प्रॉफिट दिया होगा। मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे चेंज होते हैं। अब हमारे पास डेरिवेटिव वाला दिया होगा और हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, तो मार्जिनल को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम मार्जिनल में अगर कोई चीज दी हुई हो, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो, मार्जिनल प्रॉफिट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू के हम अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, और मार्जिनल प्रॉफिट के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मार्जिनल टोटल प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट, ये इसमें आपको बताया हुआ है, टोटल कॉस्ट को अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता था तो हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते थे, तो ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्म में फंक्शन जो है वो डेटा अवेलेबल है, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, उसका एक फंक्शन है x 4x plus 450 एंड x is equals to 5 यूनिट्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ₹15,000। डिटरमाइन टोटल कॉस्ट फंक्शन। हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी दी हुई है कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 15,300 हमारे पास कॉस्ट लग रही है, लेकिन हमारे पास फंक्शन नहीं दिया हुआ है जिस फंक्शन से ये सारी वैल्यूज उन्होंने निकाली है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल कॉस्ट का हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं मार्जिनल कॉस्ट, ये जो डेरिवेटिव दिया हुआ है कॉस्ट का जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल का इंटीग्रेट कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, टोटल का डेरिवेट कर दो तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ, ये हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, 2x² रह जाएगा। 450, ये d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, x रह जाएगा 450x प्लस c। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। अगर आप और से देखें, यहाँ हमारे पास x की जगह 5 यूनिट्स दे दिया है जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे, y की जगह हमारे पास यहाँ tc है, tc का मतलब y है, टोटल कॉस्ट का मतलब y है। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है? 15,300। तो यहाँ x की वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ y की tc यानी कि y की वैल्यू पुट कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ले जाके 15,300 में से इसको माइनस करेंगे तो 13,000 सी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे इसको इसी को लिखेंगे और जो ये सी की वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा कंप्लीट, दैट इज 2x² जैसे यहाँ मौजूद था पहले, प्लस 450x प्लस सी की वैल्यू मिसिंग थी जो कि हमने एक पॉइंट जो गिवन था उसकी मदद से हमने फाइंड आउट किया। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस ओवर हियर, सो व्हाट विल बी आवर सी वैल्यू, दैट इज 13,000, तो हमने यहाँ पुट कर दी। इसी तरह से हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन अगर हो, टोटल रेवेन्यू उसका डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल रेवेन्यू आता था जब हम शुरू में डेरिवेट करते हैं। अब हम एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू ये जो हमारे पास आया है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू की एक वैल्यू दी हुई है, दैट इज डेरिवेटिव उसका दिया हुआ है। मार्जिनल रेवेन्यू खुद एक डेरिवेटिव है रेवेन्यू का, उसकी वैल्यू दी हुई है 10 - 8x और टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालने को कह रहा है हमें। ठीक है, तो हम टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं कैसे। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो रेवेन्यू के फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू होती ही नहीं है। रेवेन्यू का फंक्शन जो है, अगर रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको याद हो, रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होती ही नहीं है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अगर हम सी देखें तो वो 0 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है रेवेन्यू और आगे बढ़ता है।
तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी या पी मल्टीप्लाई बाई, कुछ बुक्स में हम लिखते थे पी इंटू एक्स रेवेन्यू को। तो इसमें कांस्टेंट फिक्स्ड टर्म कोई होती ही नहीं थी, इसलिए हमें कांस्टेंट की जगह जीरो पुट कर दें सी की जगह, तो भी हमारा आंसर सही होगा। लेकिन कॉस्ट के अंदर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होती थी, प्लस फिक्स कॉस्ट। ये जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती थी ये कांस्टेंट होती थी, इसलिए इसमें कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आती है। जो फिक्स कॉस्ट होती थी ना, ये फिक्स कॉस्ट, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी, कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता था, ये कांस्टेंट होती थी, CONS लिख रहा हूँ, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी। हम इस कांस्टेंट टर्म को तो इस वजह से हम वहाँ कांस्टेंट निकालने के लिए कोई ना कोई पॉइंट की वैल्यू ढूंढ रहे थे, कोई एक्स और वाई की। यहाँ अगर एक्स और वाई की वैल्यू रेवेन्यू के केस में नहीं भी होगी तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे ही कांस्टेंट टर्म नहीं होती थी, जीरो होती थी। ठीक है, रेवेन्यू तो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई भी जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म जीरो ही होगी, हमें जरूरत नहीं है पुट करने की, प्लस सी लगाने की जरूरत, लगाने के बाद उसको जीरो पुट करते हैं तो भी हमारे पास इट विल बी ओके। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है 10 माइनस 8x। ठीक है, डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू फंक्शन वो कह रहे हैं। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 10 और ये d और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 10x, माइनस अपनी जगह ऐसे ही, 8 अपनी जगह वैसे ही, x की पावर 1 है, 1 + 1 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 4 8, तो -4x² प्लस c रह जाएगा। अब ये देखिए c is y intercept and revenue function always start from origin। रेवेन्यू फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहीं इंटरसेप्ट से स्टार्ट नहीं होता, रेवेन्यू फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। ठीक है, और आगे बढ़ता जाता है। तो कांस्टेंट टर्म अगर हम उसमें जीरो ये वाली पुट करें, ओरिजिन वाली, तो ओरिजिन में कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है, कोई इंटरसेप्ट इसमें नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई फिक्स्ड कॉस्ट की तरह फिक्स रेवेन्यू नहीं होता कुछ भी। जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ यूनिट ज्यादा सेल आउट करते जाएंगे, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट से। तो इसलिए सी इज वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट होता था मोस्टली, कहाँ पे लाइन टच करी, जैसे कॉस्ट का फंक्शन यहाँ से शुरू होता है कहीं से, तो उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट होता था, इसके अंदर वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम, एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी ओरिजिन पे, सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4x स्क्वायर, और सी की जगह हमने जीरो पुट कर दिया तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, या ये कह लेंगे सी की वैल्यू ही जीरो है, तो इसलिए हमने उसको फिर एलिमिनेट कर दिया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो फिर हमारे पास एप्लीकेशंस में और क्या चीजें हैं देख लेते हैं। इसी तरह से रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीजें पता हो तो प्रॉफिट कोई नई चीज नहीं है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो चीज आती है हमारे पास वो प्रॉफिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपके पास मार्जिनल प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एरिया अंडर अ कर्व डेफिनेट इंटीग्रल, अब हम जो है वो इनडेफिनेट की जगह डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एरिया हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ जो है वो हम एक्स की वैल्यू 1 से लेकर ग्राफ को हम एनालाइज कर रहे हैं एक्स की वैल्यू 7 तक, तो 1 से 7 हमने विंडो डिफाइन कर दी है कि हम ग्राफ को एक्स की वैल्यू 1 से लेकर एक्स की वैल्यू 7 के दरमियान, इन वैल्यूज और उनके दरमियान हम इनको डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर इंटीग्रेट निकालेंगे। तो जब हमारे पास डिफाइन कर देते हैं एरिया, एरिया बाउंडेड के उसके अंदर ग्राफ के अंदर क्या बाउंडेड है, एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेशन लेने का मतलब होता है एक्चुअली हम एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं, जो भी कर्व या ग्राफ जो भी उस टाइम बन रहा है जिस विंडो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एरिया जो कि बाउंड हो जाता है उस एरिया अंडर द कर्व
का नाम जो है डेफिनेट इंटीग्रल होता है। एरिया अंडर अ कर्व इज और डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट बी के दरमियान हम अपने इस जो भी हमारा ये ग्राफ आ रहा है इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ए से बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको सम करने का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस समेशन को कहते हैं इंटीग्रल। लेकिन जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया हो, जहां से ग्राफ बन रहा है वहां से लेकर जहां तक जा रहा है वो कंटिन्यू हो, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। लेकिन अगर हम ग्राफ का कुछ पोर्शन डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल ग्राफ को पॉइंट नंबर ए से लेकर ग्राफ को पॉइंट नंबर बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एनालाइज कर रहा हूँ, तो इन दो पॉइंट और इसके ऊपर ये जो ग्राफ है और इसके नीचे जितना भी एरिया बाउंड हो रहा है, ये सारा, ये पूरा एरिया, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व। ये देखो ये अंडर द कर्व है, ये पूरा कर्व है और इसके नीचे जो एरिया है ये ब्लैक ग्रीन। सो ये हमारा पास जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, इसका इसका नाम होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और इसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हम जब भी इंटीग्रेशंस करेंगे वो क्या करेंगे, हम उसमें नीचे सॉल्व करने के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देंगे। ये वाली लोअर लिमिट होगी, ये वाली अपर लिमिट होगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो हमारे पास फाइनल एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू आ जाएगी कि कितना एरिया, ये जो एरिया है पूरा इसके नीचे, ये देखेंगे ये पूरा ये एरिया, ग्रीन एरिया, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे एरिया कितना बाउंड हुआ है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें, द डायग्राम शोज पार्ट फ्रॉम द कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x equals to b. We find an expression for the area A bounded by the curve, the axis and the lines x is equals to a, x की वैल्यू a से लेकर and x is equals to b तक। डेफिनेट इंटीग्रल्स रिजल्ट्स इन अ वैल्यू, ऑब्वियसली आखिर में एक वैल्यू आएगी कि एरिया की क्या वैल्यू है, कितना एरिया अंडर द कर्व हमने बाउंड किया हुआ है। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड एन एरिया बाउंडेड इन पार्ट बाय अ कर्व, तो वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, 3x² प्लस 2x को हम इंटीग्रेट करने लगे हैं और इसका एरिया हम कहाँ से कहाँ तक देंगे कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, इस विंडो के अंदर हम उसका एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है। ठीक है, सो गिव्स द एरिया शेडेड ऑन द ग्राफ। तो हमारे पास जो हमने जिस तरह पीछे देखा था कि इस तरह से हम a और b की जगह हमने अब वैल्यू दे दी है 0 1, तो इसी तरह से शेडेड एरिया जैसा ही एरिया हमारे पास बन जाएगा जो कि अंडर द ग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जब इसको इंटीग्रेट किया 3x² प्लस 2 को, तो ये सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास कुछ मैक्सिमा और मिनिमा जैसा ही कुछ बनेगा। तो फॉर एग्जांपल 0 पे वैल्यू आ रही थी ये, और 1 पे जो भी वैल्यू आ रही थी, जब हमने इनको इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था। तो इससे पीछे भी ग्राफ बन रहा था, लेकिन अब हम डिफाइन कर रहे हैं अपने ग्राफ को कि किस विंडो के अंदर हम अपने ग्राफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पूरे ग्राफ को नहीं डिस्कस कर रहे हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 0 और 1 के दरमियान। तो ये जो ग्राफ है इसके नीचे जितना भी एरिया बाउंडेड अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। 0 से 1 के दरमियान जितना भी ये एरिया ग्राफ के नीचे आ रहा है इसकी कैलकुलेशन हो रही है। एक्चुअली जो हम एरिया, इसके एरिया की कैलकुलेशन है, इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम 0 और 1 और इसके दरमियान की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एरिया है इनबाउंड हुआ है इस ग्राफ का, उसको कैलकुलेट करेंगे। 1 से बाहर हम नहीं देख रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की, और 0 से बैक साइड पे हम नहीं देख रहे कैरेक्टरिस्टिक्स इस विंडो के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। हमने एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे हमने स्टडी करनी है, उस एरिया उस रीजन को हमने डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेट किया हुआ है।
ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो है वो ये हमारे पास एक तरह की आप देखें लिमिट्स दी हुई हैं, बाउंड्रीज दी हुई हैं। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका उसी तरह से इंटीग्रेशन ले लेंगे। 3 अपनी जगह वैसे ही है, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्स रह जाएगा, डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टाइप करके। ठीक है, वो आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से 3x² एक्स की पावर, यहाँ इसका मतलब है पावर, तो 3 खत्म हो जाएगा, रह जाएगा x की पावर 3 प्लस 2x, ये रह जाएगा। हम क्या करेंगे इसके बाद, हम जो है वो यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, इसके बाद उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। इस तरह से हम बार्स लगा देंगे मॉड के साइन, और हम अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो आपके पास बार्स नजर आ रहे हैं, ये बार्स हैं, ये एल नहीं लिखा हुआ, ये बार लिखे हुए हैं। अगर आप और से देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे लोअर लिमिट, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। तो एक दफा इनके अंदर x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक दफा 1 पुट कर देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, एक दफा आ जाएगा 3 माइनस, दूसरी दफा लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो लोअर लिमिट तो 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 एनी लिमिट पावर 0 की पावर एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट की वैल्यू तो 0 ही आएगी, फायदा नहीं है। तो अपर लिमिट की जो भी वैल्यू आ रही है वही आंसर हो जाएगा। दैट इज आंसर क्या होगा हमारे पास, हमारे पास आंसर होगा इसका अगर आप नोट करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट जब हम माइनस करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास आंसर आएगा x क्यूब प्लस 2x, और एक दफा हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक दफा हम लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, लोअर लिमिट पर 0 आ रहा है, 3 माइनस 0 इज 3, एरिया द शेडेड एरिया इक्वल्स 3, ये जो 3 यूनिट्स का एरिया है, जो एरिया शेड हुआ है एरिया अंडर द कर्व, ये 3 है। तो इंटीग्रल क्या आंसर है, अच्छा यूनिट्स हमारे पास जो है वो अननोन होता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब यही है कि अगर आपने, हमें नहीं पता कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इंचेस में दिया है, फीट में दिया है, किसी में किलोमीटर्स में दिया है, तो हम इसलिए आगे यूनिट्स लिख देते हैं, द शेडेड एरिया इक्वल्स 3 यूनिट्स। अब जो भी आपने यूनिट सेलेक्ट किया है अपनी कैलकुलेशन में वो यूनिट आप पुट कर दें। हमारे केस में हमारे पास फिलहाल हमें नहीं पता, तो हमने यूनिट्स लिख दिया, सिंप्लीफाई द यूनिट्स आर यूजुअली अननोन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हमने इसलिए 3 यूनिट्स लिख दिया। अब वो यूनिट क्योंकि हमें पता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जब आप कैलकुलेशन अपने रियल वर्ल्ड लाइफ में कर रहे होते तो आप तो कोई ना कोई यूनिट सेट कर रहे होते हैं ना, फीट में आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं या सेंटीमीटर्स में या इंचेस में, तो यूनिट्स की जगह आप जो भी वहां कर रहे हो वो यूनिट्स रिप्लेस कर दीजिएगा। फिलहाल हम उसको यूनिट्स में 3 यूनिट्स आंसर कहें। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन दिया है और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी के दरमियान, इस ग्राफ इस पोर्शन के दरमियान, तो ठीक है, तो हमारे पास वो क्या देगा, ये एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स लिखूं या वाई लिखूं ये एक ही बात है, डी एक्स, तो इट गिव्स द एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, वाई का या एफ ऑफ एक्स का जो एरिया है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो हमें आंसर्स में देगा।
ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं अपने बुक से। आपने एक्सरसाइज 18.2 कि ये देखिए हमने ये सारे रूल्स हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज 18.2 की जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एनी 5 क्वेश्चंस आपने जो है वो असाइनमेंट रजिस्टर में करने हैं अपने, एनी 5 उसमें से। तो वही उसी तरह से सिंपल पावर रूल आपको जो कराया था, 60 है तो 60 कांस्टेंट होगा, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, 60x प्लस सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सी की फॉर्म में लिखेंगे आंसर, इसमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए। आगे चल के जब पॉइंट्स दिए होंगे सी के तो हम सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसके बाद ये इनवर्स रूल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी पावर 1 होती है तो लॉग आ जाता है उसका इंटीग्रेशन में प्लस सी, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव साथ दिया उसको इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर बॉक्स को, तो ई की पावर बॉक्स अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लिखते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ इन रूल्स को देख लीजिएगा और इसके हिसाब से, इन रूल्स के हिसाब से हम ये कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखें जरा। ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है 5x³ 5x-3 का क्यूब इंटू 5 dx। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन हो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें अगर हमारे पास फंक्शन, ठीक है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।